स्टूडेंट्स, एनालिटिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस को स्टडी करने के लिए it is very essential that we should know that who were the jurists who has developed this theory. So first come to the names of jurists. Jeremy Bentham from 48 to 1832, John Austin from 1790 to 1859, Holland 1835 to 1928, Salmon 1862 to 1924, Hans Callison 1881 to 1973. And these were the jurists who will we study during our course of lectures. We start with John Austin. Though Jeremy Bentham was founder of this school, but John Austin was considered as father of this school. Now we come to the meaning, that part of lecture where we explains the meaning of analytical school. This analytical school's meaning, it can be called positive school, it can be called imperative school, it can be called Austin school, it can be called English school. Why it is positive school? Because this school is neither concerned with past or with the future. It is concerned with the law which exists in society, that means the law as it is. It is not that what law should be based on morality or any other idea. यानी कि इसको पॉजिटिव स्कूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लॉ को ना तो फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से स्टडी किया जाता है ना पास्ट के पर्सपेक्टिव से. इसको स्टडी किया जाता है कि प्रेजेंट में आज क्या लॉ है, आज कौन सा कानून है, उसको एज इट इज़ स्टडी किया जाता है. इसमें इस बात को स्टडी नहीं किया जाता या इस बात को नहीं बताया जाता कि मोरल वैल्यूज़ के हिसाब से लॉ कैसा होना चाहिए या किसी और आइडिया के हिसाब से लॉ कैसा होना चाहिए. ये सिंपल एक ही कंसेप्ट को बताता है कि आज लॉ कैसा है. सो इसको कहते हैं पॉजिटिव स्कूल. तो जो हमारा एनालिटिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस है, इसको पॉजिटिव स्कूल के नाम से इसलिए जाना जाता है. अब सेकंड आता है इंपेरेटिव स्कूल. इंपेरेटिव का मतलब समथिंग विच इज इसेंशियली रिक्वायर्ड टू डू. सो इंपेरेटिव क्यों क्या स्कूल कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो बेसिक आइडिया है वो एक सॉवरेन का है. सॉवरेन क्या होता है? बेसिक आइडिया इज ऑफ ए सॉवरेन. सॉवरेन मीन्स एन अथॉरिटी. In any country you see, in any society there is an authority who rules over the subject. बहुत तरह से इसको एक्सप्लेन किया जाएगा. तो पहले कंसेप्ट आता है कि इसको इम्पेरेटिव स्कूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लार्जली इस बात को बताता है या इस बात को एडवोकेसी करता है इस कंसेप्ट की कि लॉ जो है वो एक सॉवरेन, एक अथॉरिटी के द्वारा दी गई कमांड है. It is command of sovereign. जो command of sovereign means it is a order of sovereign, it is order of government, it is order of authority, it is order of king. So that order is to followed by the subject. जो भी प्रजा है उसको उस ऑर्डर को फॉलो करना है. अगर वो फॉलो नहीं करता है तो there is a subsequent punishment और sanction. इसका मतलब है कि आपको कंपल्सरीली उस लॉ को फॉलो करना होगा. इसीलिए इसको इम्पेरेटिव स्कूल भी कहा गया है. तो इसकी वर्ड कैसे हैं? बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स अथॉरिटेटिव कंसेप्ट ऑफ लॉ वेयर पॉलिटिकल इंफीरियर्स हैव टू फोर्सफुली ओबे द ऑर्डर्स ऑफ पॉलिटिकल सुपीरियर्स अंडर थ्रेट ऑफ पेनल्टी और सैंक्शंस फॉर नॉन कंप्लायंस. कई शब्दों का यहाँ प्रयोग किया गया. अथॉरिटी समझ में आ गई. अब आता है इसमें इंफीरियर, पॉलिटिकली इंफीरियर एंड पॉलिटिकल सुपीरियर. मीन्स किसी भी व्यवस्था में जो सुपीरियर पोजीशंस पर बैठे हैं, जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो
पॉलिटिकली सुपीरियर हैं, और वो लोग जो कि प्रजा है, आम जनता है, वो पॉलिटिकली इन्फीरियर है। क्योंकि पॉलिटिकल का मतलब है कि उसका राजनीति में हस्तक्षेप का जो अवसर है या जो उसकी पावर है वो बहुत लिमिटेड है। इसलिए इसको इम्पेरेटिव स्कूल भी कहा जाता है। अनोदर इज ऑस्ट्रेनियन स्कूल, बिकॉज जॉन ऑस्टिन को बताया कि फादर, इट इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो इनके नाम के ऊपर भी कहा गया बिकॉज जॉन ऑस्टिन कंसिडर्ड एज फादर ऑफ दिस स्कूल, सो इट इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज ऑस्ट्रेनियन स्कूल। इंग्लिश स्कूल, बिकॉज ऑस्टिन वॉज एन इंग्लिश मैन और वो फादर ऑफ इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस भी कहलाते हैं, इसलिए इंग्लिश स्कूल भी आता है। तो एग्ज़ाम में चाहे वो पॉजिटिव स्कूल हो, चाहे इम्पेरेटिव स्कूल हो, चाहे ऑस्ट्रेनियन स्कूल हो, चाहे वो इंग्लिश स्कूल हो, चाहे वो एनालिटिकल स्कूल हो, किसी भी रूप में आएगा क्वेश्चन तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको ऑस्ट्रेनियन स्कूल जो एनालिटिकल स्कूल है उसको ही लिखना है यहाँ पर। अब इसका ये कंसेप्ट आने के बाद में तीसरी बात आती है, तीसरी बात के पहले, कि हम इस पर्टिकुलर स्कूल में किस चीज़ पर फोकस करते हैं। जैसा कि अभी आपको बताया, एक तो लॉ एज इट इज़, जो आज एग्जिस्ट कर रहा है लॉ, वो उस बात पर फोकस किया जाएगा। लॉ कैसा होना चाहिए मोरलिटी के हिसाब से या दूसरे फैक्टर्स के हिसाब से, उसको ये कंसर्न नहीं है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है? दूसरा एस्पेक्ट है कि लॉ इज नथिंग बट इट इज द कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड विद सैंक्शन। दैट मीन कमांड मीन्स ऑर्डर। तो जो ऑर्डर सॉवरेन का या अथॉरिटी का है, जो कि पॉलिटिकली इन्फीरियर लोगों को फॉलो करना है, सब्जेक्ट को फॉलो करना है, और इन केस वो उसकी कंप्लायंस नहीं करते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो उसके साथ में अटैच पनिशमेंट या सैंक्शंस भी हैं। तो बेसिक तौर पर जो इसका फोकस है वो दो चीज़ों पर है। एक तो है द लॉ एज इट इज रादर देन लॉ ऑट टू बी, और दूसरा है एनालिसिस ऑफ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एग्जिस्टिंग लीगल सिस्टम इन रिलेशन विद स्टेट विदाउट कंसर्न ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स एंड नेचुरल लॉ प्रिंसिपल्स। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी लॉजिकल स्ट्रक्चर लीगल सिस्टम में कहीं के एग्जिस्ट करता है, कैसा भी लॉजिकल स्ट्रक्चर, लीगल सिस्टम आप जानते हैं, रूल्स, रेगुलेशंस, कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स, पार्लियामेंट, ये सब जो उसको लॉ को बना रहा है, ये सब मिलकर लीगल सिस्टम को फॉर्म करते हैं। यानी अथॉरिटी भी लीगल सिस्टम है का ही पार्ट है, क्योंकि वो उसको क्रिएट कर रहा है। तो ये जो लीगल सिस्टम का जो लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, लॉजिकल एक होता है कि फिजिकल स्ट्रक्चर, एक होता है लॉजिकल, कि लॉजिकली कैसे चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे एक प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। प्रोसीजर गलत है या सही है उसकी बात नहीं हो रही है, एक प्रोसीजर बनाया हुआ है कि ये लॉ, अगर मोनार्की है तो एक किंग ने लॉ बना दिया, और कहीं कोई डिक्टेटरशिप है, कहीं कम्युनिज्म है, तो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के अंदर एक जो कमेटी इन्होंने बनाई है वो मिलकर लॉ बना रहे हैं। दे आर नॉट कंसर्न विद दी कि व्हाट इज़ द ओपिनियन ऑफ पीपल। वो कंसर्न है कि कंट्री को सबसे पहले रखते हैं, इकोनॉमी को सबसे पहले रखते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो भी वो स्ट्रक्चर का पार्ट बन रहा है, वो जिस तरह थॉट प्रोसेस, जो भी प्रोसीजर बनाया हुआ है, वो इसका लॉजिकल स्ट्रक्चर है इन रिलेशन टू स्टेट, किसी भी स्टेट का, विदाउट कंसर्न इसका क्या नहीं है, मोरल प्रिंसिपल उसका कोई लेना देना नहीं है, और नेचुरल लॉ प्रिंसिपल का कोई लेना देना नहीं है। दैट मीन एनालिटिकल स्कूल जो है वो मोरल प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं है, और किसी भी तरह से नेचुरल लॉ या नेचुरल स्कूल जो है उसके ऊपर बेस्ड नहीं है, उसके कंसेप्ट्स को नहीं मानता, उसके प्रिंसिपल्स को नहीं मानता है। तो ये तो हो गया फोकस, कि इसका फोकस इसके ऊपर होता है। अब थर्ड पॉइंट आता है जॉन ऑस्टिन, जो कि इसके फादर हैं। अब आप देखिए, इसमें 1790 से 1859 के बीच में इनका टेन्योर है, इनका जन्म हुआ और इनकी यहाँ पर मृत्यु हुई। ये वो पीरियड था जिस समय इंग्लिश मैन करीब 70% वर्ल्ड पर राज करते थे, और ऐसे में जो मोनार्की थी वो सुप्रीम थी, इंडिया के ऊपर भी वो राज करते थे। तो ऐसे में जॉन ऑस्टिन का इस बात को कहना कि सॉवरेन इज़ द अल्टीमेट पावर, सुप्रीम पावर, हैविंग अनलिमिटेड पावर्स एंड इट इज़ द एब्सोल्यूट पावर, वो कहना कोई ऐसा नहीं है कि उसके लिए बहुत लॉजिक लगाना पड़े।
वो सत्ता को, उसके राजा को खुश रखना चाहते थे। जब उसको खुश रखना चाहते थे तो उनका कहना था कि जो इनसे बेहतर कोई नहीं सोच सकता है अपनी राज्य के बारे में। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो पीरियड था, ये पीरियड एक्चुअल में कॉलोनाइजेशन का पीरियड था। कॉलोनाइजेशन का पीरियड था, चाहे वो फ्रांस हो, फ्रेंच मैन हो, चाहे वो इंग्लिश मैन हो, वो वर्ल्ड को रूल कर रहे थे। तो इन जॉन ऑस्टिन, जिन्हों के फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल भी कहते हैं, इन्होंने अब कौन कौन से बिंदुओं पर बात बोली। लॉ एज इट इज नॉट आउट टू बी, ये कंसेप्ट हो गया। लॉजिकल स्ट्रक्चर को अपने कंसेप्ट में समझ लिया। अब आता है कि मेन थ्योरी इनकी क्या थी, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लॉ एज कमांड फ्रॉम सॉवरेन अथॉरिटी backed by sanctions. That means command implies that only duty but sanction also. कमांड के साथ में केवल ये नहीं कि आपको ड्यूटी क्या है आपकी, साथ में अगर आप ड्यूटी फॉलो नहीं करोगे तो सैंक्शन भी आएगी। और सैंक्शन जो है वो वाइडर देन पनिशमेंट है। पनिशमेंट एक बहुत छोटा सा पार्ट है उसका, सैंक्शन में और चीज़ें भी उसमें इंक्लूड हैं। वो किसी भी टाइप की सैंक्शन उसमें लगाई जा सकती है। सेकंड कहते हैं कि ये तो होता व्यू, कि उनका व्यू क्या था। उनका व्यू था लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन एंड अथॉरिटी एंड बैक्ड बाय सैंक्शन। सो इसको शॉर्ट में याद करने के लिए CSC भी करते हैं, कमांड, सॉवरेन एंड सैंक्शन, CSS एंड CSS। तो 3 वर्ड इसमें आ गए, कमांड, सॉवरेन एंड सैंक्शन। इन 3 वर्ड में डिफाइन हो जाती है। और दूसरी थ्योरी कि ये इट इज एज इट इज। नो वट एम्फेसाइज्ड, वो एम्फेसाइज किस बात पे कर रहे हैं? स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ लॉ फ्रॉम मोरालिटी एंड जस्टिस। न्याय हो रहा है नहीं हो रहा है इससे मतलब नहीं है, मोरल वैल्यू वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो पा रही है, मोरली वो करेक्ट है नहीं करेक्ट है इससे भी मतलब नहीं है। उनका कहना सिंपल है कि यहाँ पर स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, जो सॉवरेन ने कह दिया है वो सही ही माना जाएगा, क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सॉवरेन को गॉड का दर्जा दिया हुआ था और उस हिसाब से उनकी कही हुई बातों को माना जाता था। तो लॉ ऑफ मॉरलिटी और जस्टिस से इनका कोई लेना देना नहीं था। और तीसरी चीज़ आती है, इसको डिफाइन किस तरह से किया जाए। अब हमने कई तरह से बातों को अपनी बोला है, तो इसको डेफिनेशन कैसे दी जाए। तो लॉ एज ए रूल laid down for the guidance of an intelligent being by an intelligent being having power over him। ये डिफिनेशन दी है जॉन ऑस्टिन ने कि लॉ उस तरह के एक रूल है जो कि लेड डाउन किया है इंटेलिजेंट पर्सन्स के लिए बाय द अनदर इंटेलिजेंट पर्सन हु इज हैविंग द पावर। बोथ आर ह्यूमन बीइंग, बोथ हैव ब्रेन, both have legs and eyes and nose and ear and all the physical anatomy of both the persons are same, but one person is political superior. He is also intelligent and the person who is at the bottom of the society is also intelligent. He is also a brain, he is also the eyes, he is also the observation power, but that intelligent person who is having the power is called the political superior person. And the person who is intelligent but do not have power has become the politically inferior person. So we can say that the definition covers in this minimum words everything. The law is made by intelligent person who is having power for the intelligent person who do not have power for guidance. Guidance is very soft word. Actually there are command, there is order, there is a word coercion. Coercion. That means forcefully those orders have to follow by the subject. Now another definition, law which is strictly applied by political superior to political inferior. Then law is not based upon idea of good or bad, it is based upon power of superior. And last one is there is no moral law. So it covers all the points which are propagated by John Austin under this analytical school of jurisprudence. Now this sovereign word we have already explained
but in a particular way. If you need to, then please write down. The sovereign is the source of command, and the law's existence and validity depend on this authority. That means any law, any order, any rule, if do not have any support or sanction or consent of the sovereign, then it would have no impact in society, it would have no role in society, and its importance or its effect will be nil. तो वही है जो सॉवरेन है, जो सोर्स ऑफ कमांड भी है, और जो लॉ एग्जिस्ट करता है उसकी वैलिडिटी भी इस पर डिपेंड करती है कि सॉवरेन उसको मान रहा है कि नहीं मान रहा है. नेक्स्ट पॉइंट आता है डिवीजन ऑफ लॉ. डिवीजन ऑफ लॉ जॉन ऑस्टिन ने दो तरह से किया है. एक उसने कहा है कि प्रॉपर लॉ, एक उसने कहा इम्प्रॉपर लॉ. उसने कहा लॉ में तो बहुत सारे कंसेप्ट्स आ जाते हैं, लेकिन कुछ लॉ प्रॉपर होते हैं, कुछ लॉ इम्प्रॉपर होते हैं. जो प्रॉपर लॉ है उसमें दो तरह का फिर डिवीज़न दिया है. एक डिवीज़न है कि गॉड के द्वारा बनाए हुए लॉ, और दूसरा है मैन के द्वारा, आदमी के द्वारा बनाए हुए लॉ. गॉड के द्वारा बनाए हुए लॉ के लिए उसका कहना है कि वो मिसलीडिंग हो सकते हैं, कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं, तो उसको वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन डिवीज़न दे रहा है. तो देर आर मैनी थिंग्स विच कैन नॉट कॉल लॉ. अब टू कैटेगरीज आ गई, लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड, एंड सेकेंडली लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड. जो प्रॉपरली सो कॉल्ड में कंसेप्ट क्या आया, लॉ ऑफ गॉड. तो लॉ सेट बाय गॉड फॉर मैन, एंड इट मे बी मिसलीडिंग एंड कंफ्यूजिंग. एंड सेकेंड इज ह्यूमन लॉ, लॉ मेड बाय ह्यूमन बीइंग. इसमें जो कंसेप्ट आया उसमें दो कंसेप्ट दिए. एक दिया पॉजिटिव लॉज, जो अभी हम स्टडी कर चुके हैं, सेट बाय पॉलिटिकली सुपीरियर टू पॉलिटिकली इन्फीरियर और बाय प्राइवेट पर्सन इन परसुएंस ऑफ ए लीगल राइट. ओनली दिस इज प्रॉपर सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस. उसका कहना है, उनका कहना है कि जो ह्यूमन लॉज हैं वही एक्चुअल में ज्यूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट मैटर है. ये किसी भी तरह से दूसरे तरह के लॉ को हम ज्यूरिस्प्रूडेंस का पार्ट नहीं मान सकते हैं. और एक होता है पॉजिटिव लॉ, एक होता है पॉजिटिव मोरालिटी. पॉजिटिव मोरालिटी इसमें क्या है, लॉ नॉट सेट बाय मैन एज पॉलिटिकल सुपीरियर और इन परसुएंस ऑफ ए लीगल राइट. ऐसे लॉ भी होते हैं जो कि आदमी एज ए पॉलिटिकल सुपीरियर होने के कारण से नहीं मेट करता है, जैसे इंटरनेशनल लॉ. ऐसा नहीं कि यूनाइटेड नेशंस ने एक कुछ आपस में परेशानी ना आए कंट्रीज़ के बीच में, तो कई तरह के लॉज बनाए इन्वायरमेंट को लेके, समुद्र के सी के जो पार्टीशन है, कहाँ तक इसकी जुडिक्शन है, उसको लेके सॉवरेन स्टेट कहाँ तक अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकती है, इस बात को लेके वॉर के समय क्या रूल होने चाहिए कंट्रीज़ के बीच में. ये एक सॉवरेन, वो एक्चुअली में सॉवरेन नहीं है, वो अथॉरिटी नहीं है, वो एक क्लस्टर है, एक क्लब ऑफ पीपल है, कंट्रीज़ है, उनके हेड्स मिल गए, उन्होंने मिल के बना लिया है. और जैसा कि रिसेंटली आप देख भी रहे हैं, अगर रशिया का यूक्रेन के साथ में लड़ाई हो रही है, आपके इज़राइल की पैलेस्टीन के साथ में, इज़राइल की ईरान के साथ में, या दूसरी और लड़ाइयाँ जो वर्ल्ड में चल रही हैं इस समय, वो इस बेस पर नहीं चल रही हैं कि मोरालिटी क्या है, या किसके पास में यूनाइटेड नेशन किस तरह का स्ट्रक्चर्स पास कर रहा है, उन्होंने क्या लॉ बना रखे हैं वॉर को लेके. वो जो पावरफुल है वो उनको वायलेट कर सकता है, करता है. तो यहाँ पर सॉवरेन चूँकि नहीं है, वो जो पॉलिटिकली सुपीरियर नहीं है जिसने भी ये लॉ बनाया है, इसीलिए हम इंटरनेशनल लॉ को पॉजिटिव मोरालिटी में करते हैं कि मॉरल वैल्यूज़ ज़्यादा हैं उसमें. सब मिल गए, उन्होंने कहा भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ये न्यूक्लियर बम नहीं डालना चाहिए, हाइड्रोजन बम से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, केमिकल बम से लड़ाई नहीं करनी चाहिए. लेकिन जब टाइम आता है, मौका आता है, जिस कंट्री को जैसा महसूस होता है, वो अपनी सॉवरेनिटी को मेंटेन करने के लिए या अपने को बचाने के लिए या अपने को पावर को थ्रस्ट अपॉन करने के लिए सब तरह के रूल्स को फॉलो करता है. तो इस तरह से दोनों ही कंसेप्ट आपने यहाँ पर देखे, और ह्यूमन लॉ में दोनों तरह की बातें आई. इंटरनेशनल लॉ भी है और डोमेस्टिक लॉ जो कि हर एक कंट्री के बीच में अंदर होता है. सेकंड हो गया कि लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड. इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड लॉ ऑफ एनालॉजी, दैट मीन लॉ ऑफ फैशन, ऑनर, एटिकेट. कोई ग्रुप ऑफ पीपल है जिन्होंने मिलके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना दिए, जैसे एक फैशन शो है या वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं, तो उसमें रूल्स बना दिए, सेट ऑफ स्टेप्स बना दिए, तो वो भी एक लॉ का रूप ले लेता है. उनकी वायलेशन में भी लोग कोर्ट में चले जाते हैं कि साहब ये गलत सिलेक्शन हुआ है. या अभी रिसेंटली भी आप देखिए गोल्फ के मैटर में हो रहा है ऐसा, दिल्ली हाई कोर्ट के पास मैटर आया हुआ है. तो इस तरह से है कि वो जो लॉ बने हुए हैं वो एक मतलब एक बॉडी ने बना दिए, BCCI ने कोई लॉ बना दिया,
कोई ओलंपिक एसोसिएशन ने कोई लॉ बना दिया और उसको फॉलो करना नहीं करना, वो एक मतलब एक कंसेप्ट है, दैट इज़ ऑल्सो लॉ, लेकिन दैट इज़ नॉट द प्रॉपर लॉ, दैट इज़ नॉट द प्रॉपर लॉ। वो रूल्स रेगुलेशंस का एक पार्ट बन गया। सेकेंडली लॉ बाय मेटाफोर। मेटाफोर जो है, जो भी हम मेटाफोरिकली जितने भी कंसेप्ट होते हैं, जैसे हम फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें लॉ ऑफ ग्रेविटी है पढ़ा हमने, तो वो उसी का पार्ट है। लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके ऊपर कुछ लॉ होते हैं, वो नेचुरल लॉ बने होते हैं, कुछ लॉ बना दिए जाते हैं। तो ये जो है, ये इसको कहते हैं लॉ ऑफ मेटाफोर। तो ये जो लॉ है, इनको इम्प्रॉपर लॉ कहता है। वो कहता है फिजिक्स का कोई कंसेप्ट है, कोई प्रिंसिपल है, तो वो ये लॉ का फॉर्म नहीं हो, जिसको जूरिस्प्रूडेंस के स्कोप में नहीं आता है। जूरिस्प्रूडेंस के स्कोप में केवल ये ह्यूमन लॉ जो है आते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जितना आपने कंसेप्ट को समझा है, आप एक बात ध्यान रखिए, ये छोटा लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा है, या बड़ा लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कितना मर्जी बड़ा कर लीजिए उस चीज़ को। मेन है कंसेप्ट को समझना, यहाँ क्या लिखा हुआ है, वो चीज़ आपके नोट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी कहा है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका एक व्यू बनाइए, जो पर्टिकुलर पोर्शन आप देखना चाहते हैं उसको देखिए, उसको नोट डाउन कीजिए, ऑर्डर ये रखिए जिस ऑर्डर में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और एम्पल मटेरियल होगा एग्जामिनेशन में लिखने के लिए। मेरा कंसेप्ट एग्जामिनेशन में पास कराना नहीं है, मेरा कंसेप्ट है मोर देन दैट। एग्जामिनेशन तो पास होना ही है, कंसेप्ट को समझिए, क्योंकि लॉ इज़ ए मैटर ऑफ कंसेप्ट, इज़ ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल। जितना प्रिंसिपल और कंसेप्ट को हम समझेंगे, उतना ही अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर जब मैं इसको एंड करता हूँ, अभी तक मैं 5 कंसेप्ट्स को आपको बताया, छठा कंसेप्ट देता हूँ कि ऑस्टिन की थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या थे। ऑस्टिन की थ्योरी के मेन पॉइंट्स एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हैं। ऑस्टिन कहता है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन किसी भी स्टेट का होता है, वो क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना, उस कंट्री के जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है उसको रन करना, मतलब न्याय व्यवस्था बनाए रखना, सबको न्याय मिले ऐसी व्यवस्था बनाना। तो पहला कंसेप्ट किसी भी स्टेट में, जो स्टेट का होता है, किसी भी देश का होता है, वो होता है एडमिनिस्ट्रेशन को ऑफ जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को मेंटेन करना। अब सेकंड आता है, ये कैसे किया जाता है? एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है जो सॉवरेन होता है, वो सर्टेन रूल्स रेगुलेशन बना देता है, जिसको कि हम लॉ कहते हैं। तो ये जो लॉ है, ये यहाँ से आया कि उस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को रन करने के लिए सॉवरेन अथॉरिटी ने लॉ बना दिए, रूल्स रेगुलेशंस बना दिए। और तीसरी बात क्या इसने बोली, ये कहता है ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये कमांड की शेप में होते हैं और इसके साथ में पनिशमेंट जो है वो अटैच्ड होती है। जो रूल रेगुलेशन लॉज हैं, ये कमांड की शेप में होते हैं, इसके साथ में पनिशमेंट या सैंक्शंस अटैच्ड होती है अगर नॉन कंप्लायंस होती है। इसके बाद में क्या कहते हैं, जो सॉवरेन अथॉरिटी होती है, जो उन कमांड को, उन लॉज को इशू करती है, वो सॉवरेन अथॉरिटी इनसे अबव होती है, इन लॉज से, और इसीलिए उसके पास अनलिमिटेड पावर्स होती हैं। एक कंसेप्ट ये आया। और लास्ट कंसेप्ट होता है कि जो सॉवरेन अथॉरिटी होती है, ये अपनी पावर को शेयर नहीं करती है, दैट मीन अनडिविजिबल है, इसे अनडिविजिबल, दैट इज एब्सोल्यूट इनडिविजिबल, इट इज एब्सोल्यूट इनडिविजिबल। So these particular aspects, if you remember, there are various ways. There is a certain classification, there is certain definitions which are given by, there are certain schools, the school is given various names, why it is given those names, what is sovereign, and who were the jurists who propagated this particular school. And then one more point in the end, these jurists are named as positivist. So there is also a word positivist school. That means this particular school is also called positivist school, which is mentioned here, because these jurists are also called positivist. Positivist से मतलब they are concerned with the present, they are not concerned with past or with the future, they are concerned with the law as it is. And this positivism is given by अ फ्रेंच थिंकर ऑगस्ट कॉम्टे। ऑगस्ट कॉम्टे का हमने नाम लास्ट उसमें देखा था, सोशलॉजिकल स्कूल में ये हैं। तो ये ऑगस्ट कॉम्टे ने एक्चुअली पॉजिटिविज्म का एक वर्ड दिया, ही वाज फ्रेंच थिंकर। तो इंग्लिश थिंकर और फ्रेंच थिंकर, ये दो ही तरह के थिंकर उस समय होते थे। और
इस हिसाब से हमने एक पार्ट ज्यूरिज्म एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का किया है। अब इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं, एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्या क्रिटिसिज्म था। स्टूडेंट्स, जो अभी तक हमने एनालिटिकल स्कूल में पढ़ा है उसमें बेसिकली हमने उसको कमांड, सॉवरेन और सैंक्शन की बात को डिस्कस किया है। अब कुछ क्लासिफिकेशन लॉ को लेके ऑस्टिन ने किए थे। तो क्लासिफिकेशन के पहले हम इस बात को क्लियर कर लें कि एनालिटिकल स्कूल में 4 कीवर्ड्स हैं: कमांड बाय सुपीरियर, ड्यूटी on inferior, then sanction or punishment, and sovereign or sovereignty. So these are the basic words, key words around which this entire analytical theory is revolving around. Now, as per Austin, all commands are not law. ऐसा नहीं कि राजा ने कुछ भी कह दिया, किंग ने कुछ भी कह दिया तो वो लॉ बन जाएगा। All commands are not law. Only those commands which are generally obliges a particular person or persons to behave in a particular manner. इसका मतलब केवल वो कमांड्स जो कि जनरल पब्लिक के लिए थी और इस पर्पस से थी कि उस पब्लिक को किस तरह से एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए एक्ट करना है या एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है। जैसे राजा सड़क से जा रहे हैं तो सबको चाहिए कि वो किनारे हट जाएंगे बहुत पहले से ही, और उसमें राजा बीच में जाएंगे, उन्हें फूल डालेंगे इस तरह से। ये भी एक वन ऑफ दी रिचुअल्स जो था वो कमांड की तरह ही था। उसी तरह से चोरी नहीं करना, चोरी करने की स्थिति में क्या सज़ा मिल सकती है, किसी से डेट लिया उसको उधार नहीं चुकाने पर क्या सज़ा मिल सकती है, तो उसको एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, वो सिचुएशन उस राज्य में जैसे न्याय व्यवस्था को बनाने के लिए चाहिए, जो राजा ठीक समझता है, वो अपनी कमांड्स को देता है। तो वो जो कमांड जो कि जनरली दी जाती थी और इस पर्पस से दी जाती थी कि ये ऑब्लिगेटेड है हर एक सब्जेक्ट के ऊपर, हर एक पीपल के ऊपर, कि वो उसको फॉलो करे, और उस तरह के कमांड्स को ही केवल लॉ कहा जा सकता है। सो ऑल कमांड्स आर नॉट लॉ। इट इज स्टेटेड दैट ऑल कमांड्स आर नॉट लॉ, ओनली जनरल कमांड्स आर लॉ, बिकॉज ही हैज़ डिवाइडेड दिस पर्टिकुलर definition into 2 parts. One is general command and another is particular command. So general command is for general public, everybody has to follow it as a ritual. And another is particular command. It is the occasional or particular when it obliges to a specific individual act or forbearance. जब किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए कोई कमांड दी जाती है, अगर कोई सज़ा सुनाई जा रही है, अगर कोई वायलेशन हुआ है किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा, तो वो एक पर्टिकुलर कंपनी के अगेंस्ट में उस ऑर्डर को पास किया जाता है, तो वो जो है वो पर्टिकुलर कमांड कहलाती है। लेकिन जो लॉ है वो जनरल कमांड है, जो कि जनरली सबको फॉलो करना है। तो एक तो ये डेफिनेशन इन्होंने चेंज कर दिया, डिवीज़न बना दिया इसमें। सो लॉ की जो डेफिनेशन थी वो क्या निकल के आई थी? हमने कहा था लॉ वो है जो कमांड है सोवरेन की, जिस पे सैंक्शन लगे हुए हैं। तो वो पर्टिकुलर जो सिचुएशन थी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए, ये हमारा ऑब्लिगेटेड था कि लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरेन विच ओब्लाइजेज ए पर्सन और पर्सन्स टू कोर्स ऑफ कंडक्ट। एक पर्टिकुलर तरह से बिहेव करने के लिए जो कमांड दी जाती थी सॉवरेन की तरफ से टू जनरल पब्लिक, दैट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉ एज पर ऑस्टिन। नाउ जनरल कमांड क्या है? जनरल कमांड इज़ ए लॉ और रूल वेयर इट ओब्लाइजेज जनरली, इट इज़ की वर्ड, it obliges generally to act or forbearances of a class. Forbearances भी एक obligation है। Forbearances भी अगर किसी को डेट देना है तो उसको चुकाना है, तो वो उसके ऊपर एक obligation है, उसको फॉलो करना है। तो जो एक पर्टिकुलर क्लास के लिए जो obligation जनरली दिए जाते थे वो हमारे कमांड, जनरल कमांड कहलाती थी, और जनरल कमांड ही लॉ होती थी। अब इसमें एक्सेप्शंस बताइए। एक्सेप्शन किस तरह से बताइए? एक्सेप्शन इस तरह से बताइए इस डेफिनेशन को कि एक्सेप्शन टू दिस, ऑस्टिन ने खुद ही फिर इस बात को बोला कि ठीक है जनरल कमांड्स जो लॉ होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी
तीन तरह के लॉ होते हैं। कौन से? एक तो डिक्लेरेटरी और एक्सप्लेनेटरी लॉ। ऑस्टिन इनको कमांड नहीं मानता था। उसका कहना था कि अगर मान लीजिए कि कोई जैसे टैक्स बढ़ा दिया, अब टैक्स बढ़ाने के बाद में जनता के बीच में रोष पैदा हुआ या किसी तरह का एजिटेशन हुआ, तो उसके बाद सॉवरेन की तरफ से, किंग की तरफ से एक एक्सप्लेनेशन आया कि भी ये टैक्स इस कारण से बढ़ाया गया है, कहीं पर बाढ़ आ गई है, कहीं पर सूखा पड़ गया है, कहीं पर कोई और रीज़न बन गया है। तो इस तरह की जो कमांड होती थी वो लॉ नहीं कहता था कि ये कमांड वो नहीं है। दैट मीन डिक्लेरेटरी और एक्सप्लेनेटरी, जो एक चीज़ को एक्सप्लेन करे, यानी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में लॉ है, टैक्स बढ़ा दिया, ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में एक लॉ है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक और उन्होंने कोई सर्कुलर निकाला, उसको जो कमांड को इन्होंने कहा कि ये जो कमांड है वो कमांड नहीं कहलाएगी। दैट मीन ऑस्टिन डज नॉट रिगार्ड देम एज कमांड बिकॉज दे पास्ड ओनली टू एक्सप्लेन लॉज ऑलरेडी इन फोर्स। लाइकवाइज सेकेंड, लॉ ऑफ रिपील। कोई एग्जिस्टिंग लॉ है, उसको रिपील कर दिया, उसके लिए एक ऑर्डर निकाला गया, वो भी कमांड नहीं कहलाएगी। क्योंकि वहाँ पर क्या कर रहे हैं वो कि रिवोकेशन ऑफ कमांड कर रहे हैं, कि प्रीवियस कमांड जो दी थी उसको वापस कर रहे हैं। तो वो भी लॉ ऑफ रिपील्स भी एक इन्होंने एक बताया कि ये भी लॉ होते हैं, लेकिन ये कमांड नहीं होता। दैट मीन ही इज़ वांट टू मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन लॉ एंड कमांड। लॉ और कमांड के बीच में एक वो डिस्टिंक्शन बनाना चाह रहे थे कि इन केसेस में उसको कमांड नहीं कहा जाएगा, जहाँ पर कि डिक्लेरेटरी या एक्सप्लेनेटरी हो, लॉ ऑफ रिपील हो। देन लॉ ऑफ इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन। इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन होता है कि वो लॉ जिसके पीछे सैंक्शन नहीं है सॉवरेन की, जस्ट कोई इम्पोर्टेंट लोग हैं, पदों पर बैठे हैं, उन्होंने कोई बात बोल दी है, उनका एक सा प्रपोजल ही कह सकते हैं कि, लेकिन अभी उसकी सैंक्शन नहीं हुई है, अभी उसको सॉवरेन ने, जो मोस्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उसने उसे ओके नहीं किया है, तो उसको कहेंगे लॉ ऑफ इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन। दीज लॉज हैव नो सैंक्शन अटैच टू देम। इसके साथ कोई भी सैंक्शन अटैच नहीं है। अब हम आते हैं कि इसके क्रिटिसिज्म क्या था। जो थ्योरी है, एनालिटिकल थ्योरी, एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है, इसको किस तरह से क्रिटिसाइज़ किया गया, किन पॉइंट्स पर क्रिटिसाइज़ किया गया। So students, now we study the criticism to the Austinian theories or to the analytical theory. Very first point is that sovereign is not the only source of law, because there are other sources exist in society like customs, usages and religious and other sources of law. So this particular aspect, that sovereign's command is law and sovereign is the only person who is creating law, was actually not accepted by many scholars, including Mr. Maine. Maine has quoted one of the example, that Maharaja Ranjit Singh, who has ruled the larger part of entire Punjab and other states at one point of time, and he, as per Mr. Maine, he was the tax collector, he was the tax taker and not the lawmaker. But Mr. Holland, another jurist, has criticized this particular aspect, that his example is wrong, because Maharaja Ranjit Singh was the king of that particular area and he made all the laws, and whosoever is not obeying those laws were to be punished, and sanctioned were also attached with those commands. So the example was not correct. Then law is older than state. Everybody knows that state is a very recent development of 100 or 200 years ago. Before that, in the initial phase, it was the primitive stage where clans and all the tribes were there, and gradually those clans get together. So it is not the case that the law is made only during the arena of state. It was there when there were very primitive societies, and those primitive societies, as per Mr. Maine, primitive societies has law in customs, religious rules, and state had to recognize those rules later on. That means those rules which were made during the primitive stage of humanity, and due to certain customs and religious beliefs, laws were made. Those rules were
recognized by later on by the states. So it is also a criticism that law is older than state. Mr. Solomon has also given an example that before human race there was this theory that apes were there. वानर और बंदर पहले थे मानव के पहले. तो जो मानव की डेफिनेशन दी जाती है एज पर मिस्टर सॉलमन, तो उस डेफिनेशन में अगर एप का रेफरेंस नहीं लिया जाता तो इसका मतलब ये नहीं कि मानव की डेफिनेशन, मैन की डेफिनेशन डिफेक्टिव है. उसी तरह से ऑस्टिन ने भी जिस समय सॉवरेनिटी को, कमांड को लॉ बताया, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कस्टम्स को या पुराने लॉज को या रूल्स रेगुलेशंस को डिनाई किया है. तो ये तो एक एस्पेक्ट लाइफ का बताया था. जिस समय ऑस्टिन थे उस समय जो सिस्टम, जो पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्टेंस में था, जो मोनार्की एग्जिस्टेंस में थी, उसको प्लीज़ करने के लिए या जो उस समय प्रिविलेंट था, प्रैक्टिकल था, वो उन्होंने डेफिनेशन दी थी. थर्ड इज ओवर एम्फेसिस ऑन फिजिकल फोर्स एंड ओवरलुक मोरल्स. फिजिकल फोर्स मीन्स सैंक्शंस. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द क्रिटिसिज्म दैट द डेफिनेशन of law as given by Mr. Austin is overemphasized with the sanctions. Salmon says that law is not obeyed by people. Law is not obeyed by people out of fear that there is some policeman. Law is also obeyed by people due to their own conscious decisions that what is right and what is wrong. It is also obeyed under social pressure. So law is obeyed only due to sanctions, only due to some threat is not correct. And even डोमोस्थेंस भी इस बात को कहते हैं कि जो हिंदू लॉज थे वो किसी सोवरेन ने नहीं बनाए थे, सेजेस ने बनाए थे. ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एज ए वे ऑफ लिविंग वो ह्यूमन बीइंग में यहाँ की कल्चर में आत्मसात हुई, उसका एक पार्ट बन गई. तो वहाँ पर कोई सोवरेन नहीं था जिन्होंने ये लॉ बनाए थे. और ख़ास तौर से जब हिंदू लॉ की बात करते हैं तो इसमें तो जो धर्म था उसको मेन कंसेप्ट बनाया गया था. तो यहाँ पर जब इसमें मोरल्स की बात भी आती है कि मोरल नहीं इसमें फॉलो किए गए थे, ओवरलुक किए थे मोरल्स को, तो हिंदू लॉज तो टोटल ही धर्मा बेस्ड थे. व्हाट इज़ करेक्ट, व्हाट इज़ नॉट करेक्ट, सत्य क्या, असत्य क्या, क्या सही है, क्या गलत है, और क्या न्याय है, क्या अन्याय है, इसके बेसिस के ऊपर पूरी थ्योरी थी, धर्मा थ्योरी, जिस पर कि हिंदू लॉ बने हैं. तो मोरल्स को पूरी तरह से अलग कर देना ठीक नहीं है. देन लॉ इज़ नॉट ऑलवेज शेप्ड इन द फॉर्म ऑफ ए कमांड. लॉ हमेशा कमांड की शेप में नहीं होता है. क्यों? ऐसा है कि अगर कमांड की शेप में हो, चूँकि कमांड के साथ में सैंक्शन जोड़ रहे हैं, सैंक्शन का मतलब ये है कि सजा है, पनिशमेंट है. तो आज के प्रेजेंट सिनेरियो में केवल क्रिमिनल लॉज तो इसकी डेफिनेशन में आ सकते हैं क्योंकि उसमें सजाएं और उसमें इम्प्रिजनमेंट वगैरह का प्रोविज़न है. लेकिन जो सिविल लॉ है, जो सिविल प्रोसीजरल लॉज हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह से ये थ्योरी पर्टिकुलर स्टैंड नहीं करेगी, ये डेफिनेशन फिट नहीं बैठेगी. देन ऑल कमांड्स ऑफ द सॉवरेन आर नॉट लॉ. इवन मिस्टर ऑस्टिन ने भी कहा है कि सब कमांड्स लॉ नहीं होती हैं. कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए अगर कोई पर्टिकुलर सर्कुलर निकाला गया, कोई कमांड दी गई है, तो वो लॉ नहीं बनेगा. इसका मतलब ये है कि जब ऑल कमांड्स ऑफ सॉवरेन आर नॉट लॉ, तो लॉ के लिए डेफिनेशन इनकम्प्लीट है. तो देयर आर वेरियस कमांड्स विच आर मेयरली एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस और रूल ऑफ सर्विस. तो वो कमांड जो रूल ऑफ सर्विस के लिए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए हैं, वो लॉ नहीं कहला सकते. एंड देयर आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, और उनको कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स भी नहीं किया जा सकता. तो वो कमांड्स जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स की जा सकती हैं वही लॉ हो सकती हैं. तो इसमें ये एक शॉर्ट कमिंग है कि ऑल कमांड्स आर नॉट लॉ. ओवर एम्फेसिस ऑन लॉजिक. लॉजिक मीन्स सॉवरेन जो डेफिनेशन ऑस्टिन ने दी है उसमें सॉवरेन मेक्स लॉ एंड लॉ इज मेड बाय सॉवरेन. सो देर इज ओनली टू कंपोनेंट्स, सॉवरेन एंड लॉ. So this particular cycle is not complete. It is not reasonable. Rather, reasoning is not correct. So we can say that overemphasis on logic, this logic of sovereign and law is incomplete. There is overemphasis over this particular relationship. So this is also denied by or criticized by Buckland. Then judge-made laws ignored. Judge-made law means precedents. That means those laws which are made by courts, by the judges during the course of
proceedings. As a matter of fact, in course of their duties, judges make law. We all know that during course of a case, its hearing and then judgment is passed, judges sometimes make laws, and those laws are binding on lower courts. If Honorable High Court and Honorable Supreme Court has made certain laws, then as per our constitution, those laws are binding on lower courts. So judges is also one of the source of making laws. This is ignored by this theory. Next is convention. Ignored. Conventions means convention of constitution is no place in the definition of Mr. Austin. Convention, one can say that president appoints prime minister in our country. It is a convention, it is not a law. Similarly, in United Kingdom, when a party loses no confidence motion, then that party has to resign from government. So these are conventions which is not defined or which is not covered by Mr. Austin in his definition of law. Then international law. International law, Austin puts international law under positive morality. That means it is not law properly so called. He put this international law in the category of positive morality, which is covered under the category which is called it is not law properly or improper law. So it is not the case, because international law does not has sanctions attached to it. That does not mean that it is not a law. All over the world it is accepted, and even peace in world is largely maintained due to those laws. International law removes so many disputes between two countries. During wartime, one can say that during wartime, then in sea, then in air, how much space of air above my country's land, how much nautical miles in the sea is area of a country where his sovereignty is existed or can be recognized. So these things are only due to some international laws which is agreed upon by all the countries. So it is not correct that international law, because not having any sanction, be given the category of not law properly. So international law is obeyed by countries like law, and sanction is part of it. In today's world it is more important. Theory of artificial. आर्टिफिशियल इसलिए ये थ्योरी लगती है क्योंकि एक सॉवरेन और वो अपनी कमांड्स देगा, उसमें उसकी डिस्क्रिशन है, उसमें आर्बिट्रेरीनेस है, उसमें उसके डिक्टेटरशिप है. तो उस कंसेप्ट को अगर आज के सिनेरियो में देखें तो इट इज़ लिमिटेड टू वेरी फ्यू कंट्रीज, से नॉर्थ कोरिया. और द नोबेल प्राइज, पीस प्राइज इज गिवन टू ए पर्सन, टू ए लेडी of Venezuela who is now fighting against the dictator regime. So there is very few. Otherwise, out of all 200 countries, more than 195 countries are having a very systematic, a very civilized law. So when we say that it is artificial, because law is nothing but the general will of people in today's scenario. In today's scenario, law is nothing but general will of people. What parliament passes is a law, but what they pass is the will of the people. People wants that such laws be made, and parliament makes those laws. So law itself is sovereign. Then theory ignores constitutional laws. Constitution law को ये theory ignore करती है, जबकि constitution से ही जो powers हैं वो define होती हैं कि सेंटर के पास, स्टेट के पास, म्यूनिसिपैलिटीज़ के पास एंड अदर पंचायती लेवल तक जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास पावर कैसे, किस तरह से डेलीगेट होगी, क्या क्या पावर्स उनको दी गई हैं.
ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के थ्रू पता लगता है। यानी जो इसको सॉवरेन कह रहे हैं, वो जो सॉवरेन है अपनी पावर आज के सिनेरियो में इस कॉन्स्टिट्यूशन से ड्रॉ करते हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को इग्नोर करना इस थ्योरी की एक कमी है, ये क्रिटिसाइज की गई। That it cannot apply to Hindu laws, whether it is Hindu law, it is Mohammedan law, or it is canon law or any other law, which are made thousands of years ago, before the existence of any state, before the existence of concept of sovereign. So Hindu laws or any other such religious laws came into existence long before the state began to perform legislative functions. तो उस समय के जो बने हुए लॉज हैं उनको ये डेफिनेशन किसी भी तरह से कवर नहीं करती है, ये भी एक क्रिटिसिज्म है। एंड व्हाट सॉवरेन परमिट्स, आज जो सॉवरेन परमिट करते हैं वो इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ दीज लॉज हैं, हिंदू लॉ, रिलीजियस लॉ, पर्सनल लॉज जो हैं, उसकी इन्फोर्सिबिलिटी को केवल वो यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, ना कि इसको क्रिएट करते हैं। सो सॉवरेन्स कमांड इज लॉ which is backed by sanction is not sufficient on these grounds. It is being criticized, but in the same breath I would say that Mr. Austin has given a very simple definition of law, a very simple definition to serve the purpose in a very few words, giving scenario of that time when he was in existence. That was the monarchy period, and Englishman was ruling almost 70% of world. So at that point of time, to please the king, he might have introduced this particular theory, or because that is the only way the law were made at that point of time. So with this we conclude the Austin's role in analytical school of jurisprudence. Before coming to Jeremy Bentham, the next jurist, who is also called founder of analytical school of jurisprudence, we would like to discuss certain questions which might be answered through the knowledge we have acquired through this session. So now come to those questions. स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आई थिंक इट विल बी ऑफ सम यूज़। पर्टेनिंग टू जॉन ऑस्टिन्स थ्योरी ऑफ एनालिटिकल स्टडीज। क्वेश्चन 1, लॉ इज कमांड ऑफ सोवरेन। ऑस्टिन, डिस्कस दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ jurisprudence. Number 2, do you agree with the view that Austinian definition of law is not suitable for a modern democratic state which has a written constitution? Critically explain imperative theory of law. How far do you agree that it is unethical and inadequate? Number 4, explain Austin's analytical positivism. Number 5, law as per Austin. Explain, define and explain. Number 6, jurisprudence can be broadly divided into general jurisprudence, particular jurisprudence and comparative jurisprudence. Do you agree with this statement? 7, what is positive morality? And 8, give critical analysis of criticism of analytical school of jurisprudence. So students, these questions you will read carefully. If you read carefully, you will see that whatever you have studied during this session regarding John Austin and his theory of analytical school of jurisprudence, you will see that each and every question has some element of the contents which we have just studied. Command of sovereign, you will repeatedly read. It is the basic
statement of Austin. Austinian definition or positivism or analytical school, these all are one, no difference in it. Imperative theory is also the same. Analytical positivism, you know positivism. What is law as explained by Austin? Jurisprudence can be broadly into general than this positive morality, critical criticism. These all we have studied. You kindly go through this session lecture and the previous section lecture to get the feel what you can write. Later on we will discuss these questions also. Okay. So now we come to the next topic of analytical school of jurisprudence, that is Jeremy Bentham.